हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्ध आईएएस। इस वीडियो में हम 2022 का जो पीवाईक्यू एनालिसिस है पार्ट 2। पहले वीडियो में हमने 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक का एनालिसिस किया था। इस वीडियो में हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक का एनालिसिस करेंगे। तो इसके पहले आप वो जो पार्ट 1 जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, तभी इसको आपको अच्छे से मतलब एक कनेक्शन भी मिल जाएगा आपको। और उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं और उसका एनालिसिस भी अच्छे से किया है, जैसे कि कुछ कुछ हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है, तो वो आपके लिए मतलब हेल्प हो जाएगा। दूसरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और इसको शेयर और लाइक कीजिए। तो इससे मुझे एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि मैं ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, और बाकी मैं एनालिसिस करता रहूँगा पीवाईक्यू का। ओके। तो और दूसरा ये है कि देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको इसकी हेल्प होगी। और हर क्वेश्चन को, हर केस बाय केस बेसिस को हमने इसको कैसे मतलब डील किया है, कैसे स्टेटमेंट्स को हमने एलिमिनेट किया है, तो आपको ये समझ आएगा। ऐसे हाफ हार्टेडली करने से नहीं होगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए 51 क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसमें रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड का एक प्रोविजन था, तो इसमें रिजर्व्ड कौन से है ये इसने पूछा है। तो देखिए इसमें अगर आपने देखा तो पुलिस ये जो है वो कभी भी मतलब ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो रिजर्व ही सब्जेक्ट होगा। इसमें से हम एक एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी लैंड रिवेन्यू, देखो लैंड रिवेन्यू भी ये मतलब ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बहुत कुछ मतलब रिवेन्यू आ जाता है। ठीक है, तो लैंड रिवेन्यू भी ये भी रिजर्व सब्जेक्ट में ही रहेगा, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बाकी दो बचे हैं। तो वैसे देखिए इसमें क्या है ना कि बस एक ही ऐसा है जो मतलब एक ही ऐसा है जो ट्रांसफर्ड है। ठीक है, तो उसमें इन इन सब में ट्रांसफर सब्जेक्ट होने की किसकी संभावना ज़्यादा है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संभावना ज़्यादा है। तो बाकी सारे रिजर्व सब्जेक्ट में आ जाएंगे, तो 1, 3, 4 हमारा आंसर होगा। ओके। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ लिया तो हमें थोड़ा आंसर लाने में थोड़ा इजी होगा। फिर देखिए फनाम, ये टर्म मतलब ऐसे टर्म यूपीएससी पूछता रहता है, जैसे मुचिरीस ऐसे पूछा था, या घंटाशाला, या पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा था, ऐसे टर्म्स पूछता है। तो वैसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे जो टर्म्स पूछते हैं, इसमें इकोनॉमी वाला जो पार्ट होता है ना उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस किया होता है यूपीएससी में। इसलिए जैसे देखिए क्लोथिंग और ये ऑर्नामेंट्स, इसको हमें वैसे ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये मिलिट्री वाला वेपन्स और कॉइन से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना इसका आंसर जो है कॉइन है, क्योंकि अगर देखो वेपन्स और कॉइन में यूपीएससी जैसे मैंने बोला कि इकोनॉमी में जैसे पोर्ट्स को ज़्यादा वैल्यू देगा, तो इसके हिसाब से ये इसका आंसर कॉइन होगा। तो जैसे यूपीएससी जो प्रीवियस से कुछ कुछ पूछे है ना टर्म्स से, आप ऐसे निकाल के रख सकते हैं। जैसे अगर नहीं तो हम देखेंगे ऐसे, जैसे जैसे हम एनालिसिस करेंगे वैसे देखेंगे कौन से टर्म्स पूछे गए हैं। फिर देखिए एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी, इसमें से कौन है जो गदर पार्टी से एक्टिवली एसोसिएट होगा। देखो इसके लिए आपको ना हिस्ट्री का स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मैंने मेरा जो पहला वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि मतलब हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, कि स्टैटिक को हमें प्रायोरिटी करनी है इसमें। ओके, तो इसमें देखिए कि जो बरिंद्र कुमार घोष जो है, ये जो है वो अरविंदो घोष के मतलब ब्रदर थे, तो उनका है। तो देखिए अगर इसको बारे में हमें पता है तो तभी हम इसको आएगा। जैसे मैंने इसमें ना इनके कुछ निकाल के रखे जो इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देखिए कि बरिंद्र कुमार घोष, और देखिए ये क्या है ना कि इस ये है जो 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें गवर्नमेंट ने ना कुछ ऐसे वेबसाइट निकाल के ना इसमें कुछ अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इनके बारे में कुछ डिटेल्स दिया था। तो उसमें मैंने ऐसे सर्च किया तो मैंने देखा कि इसमें दिया है। तो ऐसे देखो, जोगेश चंद्र चटर्जी, बरिंद्र कुमार घोष, और बाकी इनका भी दिया था, रास बिहारी बोस का भी इसमें। तो देखिए ऐसे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ऐसे कुछ ना वेबसाइट्स भी देख सकते हो। ठीक है, जो एक्सटर्नल है चीज़ें। फिर बरिंद्र कुमार घोष देखिए कि बरिंद्र कुमार घोष वॉज अ यंगर ब्रदर ऑफ श्री अरविंदो घोष एंड ही वॉज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी। इन्होंने क्या किया था कि देखो इंग्लैंड में बीइंग बॉर्न है, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि जतेंद्र नाथ बैनर्जी, इनको नीलम, इनके साथ भी काम किया है इन्होंने। ठीक है, फिर ये जो देखो बंगाली जो वीकली है युगांतर, इसको उन्होंने किया था, लेकिन उनका कभी भी ऐसे आपको जिक्र नहीं आएगा। देखो अलीपुर बॉम्ब केस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इनका कभी कोई ना ये इसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, जो गदर पार्टी के साथ, तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी देखिए ये दो है, जोगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस। देखिए रास बिहारी बोस हमें पता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी थे और वो इसके गदर पार्टी के रिलेटेड भी थे। ओके, जोगेश चटर्जी भी नहीं थे, लेकिन इनका भी देखिए कैसा है कि ये एचआरए का पार्ट थे। ठीक है,
HRA का उन्होंने मतलब लीड किया था। बाद में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का भी मतलब उन्होंने ज्वाइन किया था। बाद में जाके राज्यसभा में भी गए थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब हम इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, इसको थोड़ा समझ आ जाता है कि यूपीएससी ना मतलब ऐसे भी चीज़ों से क्वेश्चन उठाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली 3। जतिंद्र जोगेश चंद्र चटर्जी और ये दोनों नहीं है, बाकी रास बिहारी बोस ब्रदर पार्टी के रिलेटेड है। फिर देखिए इन्होंने पूछा कि क्रिप्स मिशन के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बोला है। ठीक है, फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली और प्रिंसली स्टेट। देखिए प्रिंसली स्टेट ठीक है, उसमें से नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली से नॉमिनेट कैसे करेंगे, कौन करेगा। ठीक है, तो वो ऐसा क्रिप्स मिशन भी कभी नहीं बोलेगा। तो फर्स्ट तो वैसे गलत है। बाकी देखिए एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव टू साइन अ सेपरेट अग्रीमेंट विद द ब्रिटिश फॉर द फ्यूचर स्टेटस। तो देखिए क्या है ना कि ब्रिटिश का जो पहले ही पॉलिसी था कि डिवाइड एंड रूल करना है और मतलब रूल करना है इंडिया में ऐसे करके, तो उन्होंने ये जो क्रिप्स मिशन में भी उनका यही दिख जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये किया था क्रिप्स मिशन में। तो इसका आंसर होगा ओनली 2। और 1 को देखिए, ये तो वैसे हम मोमेंट वैसे भी निकाल सकते हैं, और ये नाइदर 1 एंड 2 है ना, थोड़ा एक्सट्रीम है, तो वो भी इसको भी हम थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर बाद में देखिए जैना टेक्स्ट के बारे में पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन है ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी हमें कुछ ट्रिक्स नहीं मिल रहा है, नाम से कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कोई इटिमोलॉजी से भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन से कैसे इसको एलिमिनेट करना है और क्या करना है। ठीक है, तो देखिए फिर भी अगर ट्राई मतलब इस कुछ नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन को मेरे हिसाब से ना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि इसमें देखो, एक तो देखो इसमें 3 ऑप्शन 3 बार है और एक ऑप्शन 2 बार है। तो इसमें एक कोई तो हमें एलिमिनेट करना ही है। ठीक है, अगर एटलीस्ट वन एक को एलिमिनेट करना है। लेकिन अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर 2 एंड 4 है। ये जो दोनों है वो है इसके देखो, ये तो हम महापुराणा को इसको हम ना निकाल देंगे। पता है, अगर पुराना के बारे में हिंदुइज्म में बात किया जाता है, ठीक है, तो महापुराण तो हमें लगेगा हिंदुइज्म का, तो हम 4 को एलिमिनेट करेंगे तो हम पूरा आंसर को एलिमिनेट कर देंगे। इसलिए ना ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और एग्जाम कंडीशन में तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि उस टाइम प्रेशर भी इतना होता है और समझ में नहीं आता कि क्या करना है इसमें। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है। लेकिन फिर देखिए क्या है कि उन्होंने पूछा कि हिस्टोरिकल पर्सन्स और नोन एज, देखो आर्य देव, दिगनाग, नाथ मुनि। देखिए इसमें क्या है ना कि दिगनाग बुद्धिस्ट स्कॉलर, तो ये नाम देख के थोड़ा लगता है कि हाँ यार ये बुद्धिस्ट स्कॉलर टाइप लग भी रहा है, कि कोई मतलब बोधिसत्वा या ऐसा कोई बुद्धिस्ट स्कॉलर हो, ऐसा लग रहा है। नाथ मुनि देखिए ये वैष्णवा, देखो नाथ जो बोलते हैं ना, वो जो विष्णु को बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैष्णवा स्कॉलर होगा। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आर्य देव और जैन स्कॉलर, देखो जैन में आर्य की बात कर रहे हैं, तो ये मोस्टली हिंदुइज्म में ऐसे बात होती है। तो ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जैना स्कॉलर से नहीं होगा। वैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, नन ऑफ द पेयर्स, ये तो हम लिमिट डिलीट कर सकते हैं। फिर ऑल 3 पेयर्स होने के चांसेस भी कम है। ओके, तो आंसर जो होगा वो बी एंड सी में से ही होगा। तो आपको देखना है कि, और आपको यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पता ही होना चाहिए कि कौन कहाँ से, अगर आप एक भी अगर गलत आपने निकाल दिया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली 2 पेयर्स। तो देखो इसको थोड़ा एटिमोलॉजी से ही हमें आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, इन इंडियन हिस्ट्री फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखो फर्स्ट मंगोल इन्वर्जन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग राइन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। देखो जो स्लेव डायनास्टी थी वो 1192 से लेके 1296 तक ये थे। ठीक है, स्लेव डायनास्टी। तो इनका ये कहना है कि यहाँ तक कोई मंगोल इन्वेजन हुआ ही नहीं है, इसके मतलब यहाँ तक डायरेक्टली जलालुद्दीन मतलब 1296 के बाद ही हुआ है। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है ये। और यूपीएससी वैसे भी देता है ना कि मतलब ऐसे कंटेम्प्रेरी या उस टाइम पे ऐसे हुआ था, ये मोस्टली थोड़ा गलत हो जाता है। फिर देखिए राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बेसिस्ड द सिटी। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररीली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू द मंगोल। तो एक तो यहाँ पे टेम्पररीली की बात यूज किया है, फिर दूसरा है कि कुछ पोर्शन उसने लॉस्ट किया था। क्योंकि ये अगर आपको थोड़ा पता होगा तो ये एमबीटी के टाइम पे नहीं हुआ था, शायद ये एफएसटी के मतलब जो फिरोज शाह तुगलक जो थे उनके टाइम में शायद हुआ है। लेकिन मैंने भी ढूंढा, लेकिन इसका कुछ ऐसा आंसर डायरेक्टली नहीं मिला है। तो आप अगर आपको मिला तो आप ना थोड़ा देख सकते हो इसके बारे में। लेकिन इसका जो फर्स्ट जो है वो आंसर गलत है, और इसका सेकेंड थर्ड भी गलत है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। देखो इसके लिए ना हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या हुआ था, इसलिए थोड़ा क्रोनोलॉजी देखिए प्लीज। ओके, फिर देखिए इंडियन हिस्ट्री में कुलाह धारण क्या है, मतलब ये किसको किसको बोला जाता है कुलाह धारण। देखो अगर आपको थोड़ा पता होगा कि धारण जो होता है ना, धारण मतलब हम किस चीज को ऐसे पहन, अगर पहनना है तो उसको बोलते हैं कि धारण कर लिया ऐसे।
तो ये कुल्हा मतलब ऐसे ना एक ऐसे कैप होती है, ठीक है, जैसे एक पॉइंटेड कैप होती है। तो उस कैप को जो भी पहनते थे ना उसको कुल्हा धारण बोलते थे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो अरब मर्चेंट और पर्शियन कैलिग्राफिस्ट्स को, ये इतने सिग्निफिकेंट भी नहीं है, ओके। और यूपीएससी ना अगर पूछेगा तो ऐसे किसी डायनास्टी पे पूछेगा या किसी इस पे पूछेगा, ओके। तो ये कलंदर और सैयद्स, तो इसका आंसर है सैयद्स, क्योंकि सैयद डायनास्टी में जो थे तो वो ऐसे ही पहनते थे, ठीक है। तो देखो ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट हमें ऐसे कुछ ना कुछ तो ऐसा जुगाड़ या ऐसे तिगड़म लगाना पड़ेगा, ओके। फिर देखिए इंडियन हिस्ट्री में मैंने बोला कि डच इस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज वेयरहाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। देखो अगर आपको गजपति रूलर की जगह, अगर आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी पता है ना, तो गजपति रूलर का जो लास्ट रूलर था, मतलब डच डच देखो इंडिया में कब आए, मतलब 16th सेंचुरी में आए, ओके। और गजपति रूलर का मतलब 1605 में डच ने उनका फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश किया था मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और गजपति रूलर का जो लास्ट रूलर हुआ था वो 1544 पे लास्ट रूलर मतलब उनका खत्म हो गया था। गजपति रूलर जो उड़ीसा में थे, ठीक है। तो इसलिए ना ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, अगर थोड़ा आपको क्रोनोलॉजी इसके बारे में पता है। अगर एक को हमने अगर एलिमिनेट कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर भी देखिए अल्फांसो दी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। देखो हम सल्तनत हम इसके बारे में पढ़ते हैं कहाँ पे, स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम को आप अगर अच्छे से पढ़ ले तो आपको ये स्टेटमेंट पता होगा, तो सेकंड सही है। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास, लैंड लीज्ड बाय द विजयनगर एम्पायर। तो देखो विजयनगर एम्पायर पता था हमने, बहुत ज्यादा वास्ट था, मतलब मद्रास के नीचे भी, मतलब तंजावर तक विजयनगर एम्पायर जो था वो तो स्प्रेड हो गया था, ठीक है। तो उसमें से उन्होंने लिया, वैसे कोई डायरेक्टली हम कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन हम थोड़ा सोच सकते हैं कि हाँ यार उनके उनसे वहां तक उनकी अगर किंगडम था उनका तो ये ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 2 एंड 3 होगा, वैसे भी फर्स्ट गलत है। फिर देखिए कौटिल्याज अर्थशास्त्र, देखो दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओके। ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि एक तो अर्थशास्त्र पूरा हमने पढ़ा नहीं और इसमें कोई है ना ऐसे कुछ रेफरेंस भी नहीं मिल रहा है कि कुछ कौन सा गलत होगा। देखो अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। देखो ये स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ऐसा एक नॉर्मल स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है। कुड बी स्लेव और कुड बी की बात यूज करें तो लगता है कि ये सही है, लेकिन दिस इज रॉन्ग, कि ये सही नहीं है। फिर देखिए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन एंड वाज लीगली फ्री, शी वाज लीगली फ्री। और इफ सन born टू फीमेल स्लेव वाज फादर्ड बाय हर मास्टर, द सन वाज इंटाइटल्ड टू लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एट द एग्जाम कंडीशन टाइम में, ठीक है। तो थोड़ा और अर्थशास्त्र के बारे में यूपीएससी ने ना नेक्स्ट मतलब 2023 में भी पूछा है ये क्वेश्चन, ओके। तो थोड़ा आपको अगर देखना है तो उसमें से कुछ कुछ हाइलाइट्स देख सकते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में ना सप्तांग थ्योरी है, ओके। तो अरि मित्र जो थोड़ा है वो भी मंडल सिद्धांत है, तो आप उसको बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो, अगर पूछा जाए तो इस बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है एक्चुअली ना। देखो ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है ऑफ यूएस फेडरल कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, ऑफ कोर्स। अगर फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिए तो ऑफ कोर्स जो इंडिया में जो एफआईआई जो है वो क्या करेंगे, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जाएंगे। अभी जो हो रहा है रिसेंटली मतलब अबाउट 1,28,000 करोड़ रुपए जो इंडियन मार्केट में एफआईआई ने इन्वेस्ट किए थे वो सारे वो लेके बाहर चले गए जा रहे, क्योंकि एक तो डॉलर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है और फेड रिजर्व भी अपना मॉनेटरी पॉलिसी मतलब टाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सेम कैपिटल फ्लाइट तो हो जाएगा। सर कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विथ एग्जिस्टिंग कमर्शियल बोरोविंग्स। देखो ऑफ कोर्स अगर कैपिटल फ्लाइट्स यहाँ पे नहीं रहेगा तो एक्सटर्नल जो बोरोइंग कॉस्ट होगा वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। जो कैपिटल जो कॉर्पोरेशन लिया होता है ना वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ओके। तो इसका देखिए ये भी सही है, लेकिन देखिए ये जो दो स्टेटमेंट्स है ना इनमें थोड़ा एक एम्बिग्यूटी है, ठीक है। इसमें मतलब एग्जैक्टली वो समझ नहीं आ रहा है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ना कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे 1 और 2 आना चाहिए, बट दिस इज ऑल्सो एम्बिग्यूअस है, ओके। तो आप ये क्वेश्चन वैसे भी कैंसिल है। फिर देखिए हाउ मेनी ऑफ द अबो आर जनरली नोन एज अ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। देखो जनरली बोल रहे हैं मतलब ऐसा कुछ नहीं कि सिग्निफिकेंट उसमें टी प्रोडक्शन हो ही, ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा बोला जाता है कि इसमें यार टी प्रोडक्शन होता है ऐसे। मोस्टली देखो आसाम में होता है, तो इस वजह से हम ना बोल सकते कि त्रिपुरा को हम थोड़ा समझ लेंगे कि यार इसमें होता होगा। फिर देखिए साउथ में भी टी प्रोडक्शन का होता है, तो वहाँ पे एक ऐसे कंडीशन भी होगा, जैसे कर्नाटक में कॉफी प्रोडक्शन भी होता है, जैसे टी प्रोडक्शन भी हम अगर ऊटी अगर कभी गए होंगे तो हमें हमें दिख जाएगा वहाँ पे।
तो साउथ में भी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमें लगता है कि शायद नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे भी है। ओके, इसलिए देखो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन नहीं बोल रहा है, लेकिन थोड़ा अमाउंट में अगर हो रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबोव है। ठीक है, ये भी थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत लोग ना ऑल ऑल नहीं करेंगे, शायद 3 कर देंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी होता है। ओके, वैसे यूपीएससी का ऑफिशियल किस है तो ऑल ऑफ द अबोव है। फिर देखिए, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। देखिए, ये कंट्रोवर्सी हो रहा था उस टाइम, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो मूडी है, एस&पी है, वो इंडिया का जो क्रेडिट रेटिंग जो है ना वो कंटिन्यूसली डाउनग्रेड करके रखते हैं। अराउंड 10 साल 15 साल से वो बस जो बीबीबी माइनस ही रखा है। ठीक है, तो इस वजह से ना बीच में इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसे एक डिबेट चल रहा था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। और कुछ कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एक ऐसा फ्रॉड हुआ था कि वो ना कुछ पैसे लेते हैं कंपनी से, जैसे डोमेस्टिक जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पैसे लेके उनका क्रेडिट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वो जो पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो कोलैप्स हुआ था वो इस वजह से भी थोड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसका जो है ना वो रेगुलेशन आरबीआई नहीं करता। ठीक है, इसका जो रेगुलेशन है वो सेबी करता है। ठीक है, दिस दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। फिर देखिए, रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हमने पढ़ा होगा बहुत बार कि इकरा जो है वो इंडिया की एक रेटिंग एजेंसी है। फिर ब्रिक वर्क के बारे में हमने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अगर फर्स्ट आपको अगर पता है सही तो दिस इज 2 and 3 इज राइट। क्या अब हमें आंसर निकालने से मतलब है। ठीक है, अगर एलिमिनेशन से निकालना है तो मतलब इट बिकम वेरी इजी। देखो, बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या होता है, हम देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यूपीएससी ने 2021 में पूछा है। ओके, 2019 में भी पूछा था, शायद 2019 में ही पूछा है। देखो, गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी। नहीं, गलत। गवर्नर ऑफ आरबीआई नहीं, गवर्नमेंट ना एक चेयरपर्सन उसको अलग एक अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट को एलिमिनेट करिए हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये इजी है। ठीक है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने हमने देखा है कि बाकी के क्वेश्चन कितने मतलब डिफिकल्ट है क्वेश्चन हिस्ट्री के। फिर देखिए, बीबीबी रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, यही तो इनका मेन काम है। बाद में इनको पब्लिक सेक्टर बैंक का भी दिया, कुछ इंश्योरेंस कंपनी का भी इनको ये करने की मतलब कोशिश की है बीबीबी ने। बीबीबी हेल्प्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजी एंड कैपिटल, तो ये सही होगा। फिर आगे देखिए, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स मतलब जो बॉन्ड्स अलग इसमें इक्विटी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको कन्वर्टिबल बॉन्ड्स बोलते हैं। अगर कोई कन्वर्ट हो सकता है तो उसका क्या होता है ना कि उसका रिस्क है ना थोड़ा कम हो जाता है, और रिस्क कम हो गया तो उसका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। ओके, तो देर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज, यही बोल रहे हैं। बॉन्ड फॉर इक्विटी एंड कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा देने का कोई मतलब भी नहीं बनता। ठीक है, अगर इनको ज्यादा चाहिए तो इक्विटी में जा सकते हैं, ऐसा ये होता है इकोनॉमी में। तो ये जो है वो सही है। बाकी देखिए, ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स टू बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन। यस, देखिए अब कोई भी कन्वर्ट क्यों करना चाहिए, अगर मुझे इन्फ्लेशन की वजह से अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो मैं कन्वर्ट क्यों करूंगा, नहीं मिल रहा है तो मैं कन्वर्ट करूंगा, तो एक इंडेक्सेशन एक दे देता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है 1 and 2 बोथ। फिर देखिए, इंडिया इसका मेंबर कौन सा है। देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हमें गलत नहीं करना चाहिए। इसका एआईबीबी भी है, एमटीसीआर। एआईबी तो हम मतलब फाउंडिंग मेंबर है इंडिया इंडिया एआईबी का। ठीक है, बाकी देखिए एमटीसीआर इंडिया ने 2017 में किया, और ये इसको भी 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एससीओ में इंक्लूड किया गया है। दिस इज ऑल ऑफ द अबव। फिर देखिए, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट। देखो, वियतनाम के बारे में हम बहुत कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ न्यूज आ रहे हैं तो पिछले 3-4 साल से, और पोस्ट कोविड तो वियतनाम बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ, और हम बहुत बार बोलते भी है कि इंडिया का जो टेक्सटाइल मार्केट है वो बांग्लादेश और वियतनाम की वजह से थोड़ा मतलब बांग्लादेश वियतनाम भी इंडिया के आगे चले गए। ठीक है, टेक्सटाइल के लिए, तो उसमें से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वियतनाम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। तो देखिए, वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, हमें इसके बारे में अगर पता भी नहीं हुआ तो आगे देखते हैं। वियतनाम्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ओके, एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट, यही तो कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, वो एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज भी बना रहे हैं। ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट्स मे हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे देखिए, एक होता है फ्रेंड शोरिंग, फिर या ऐसे मतलब चाइना से बहुत कंपनीज ना बाहर जाके वियतनाम और ऐसे डेस्टिनेशन पर ना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से है ये लो लेबर कॉस्ट और स्टेबल एक्सचेंज रेट। वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर। देखो, सबसे बड़ा इसमें ना ऑल ऑफ द अबोव सही नहीं है, मतलब सब सही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेंटर है। अगर आपने वियतनाम का मैप देखा होगा तो उसके साइड में ना तैवान है, और तैवान जो है वो चीप इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मास्टर है। ठीक है, अगर उस वहां पे इतना खतरनाक है तो ई सर्विस में वियतनाम से वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। ओके,
तो फिर और ये पूरा पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, ठीक है, और उसमें वियतनाम का प्रोडक्टिविटी ज्यादा होना, दिस इज एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। तो हम 5 को निकाल सकते हैं। और दूसरा देखिए, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम वियतनाम में नहीं। इफ यू नो अबाउट सम हिस्ट्री अबाउट वियतनाम, वियतनाम में कोल्ड वार के टाइम पे मतलब वहाँ पे रशिया और यूएस के वजह से मतलब वहाँ पे बहुत कुछ एक वार हुआ है, वियतनाम वार। ओके, तो उसने जैसे कि यहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, तो मल्टी पार्टी वहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर होगा 1, 3 एंड 4। ओके, तो थोड़ा थोड़ा पता हो तो हमें समझ आ जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कौन जिम्मेदार है इंडिया में। वी ऑल नो अबाउट इट, क्योंकि एक इसको ना टारगेट दिया है कि 4 प्लस और -2 का इन्फ्लेशन जो कॉरिडोर है उसको मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई को। बाकी देखो, बाकी तो हमें पता है कि ये कुछ नहीं है। देखो, एनएफटी के बारे में, नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। क्या है ना कि दे इनेबल डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल कॉस्ट। यही तो करते हैं। अगर कोई पेंटिंग है, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि एक फिजिकल एसेट्स की तरह उसको एक डिजिटली उसको एक आईडी दिया जाता है जैसे, ठीक है, एनएफटी के थ्रू। एंड यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। यस, ये इसमें ब्लॉकचेन का भी यूज किया गया है ऑलरेडी। ओके, दैट कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट द इक्विवेलेंसी। देखो, अगर कोई पुराना है, मतलब एक ओरिजिनल पेंटिंग है और एक फेक पेंटिंग है, क्या हम इसको इक्विवेलेंस में एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? अगर मोनालिसा का अगर हमने पेंटिंग ले लिया और कोई किसने दूसरे अभी किसने तो मोनालिसा वाला पेंटिंग बनाया, तो वो इक्विवेलेंस में ट्रेडिंग नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। तो आप 3 को एलिमिनेट करिए, तो इक्विवेलेंस की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। फिर देखिए, घटप्रभा, गांधी सागर, इंदिरा गांधी एंड मैथुन। देखो, घटप्रभा के बारे में आपको पता, घटप्रभा इज अ रिवर इन द कर्नाटक, नॉट इन तेलंगाना। और घटप्रभा, मलप्रभा एंड तुंगभद्रा आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा रिवर। पूरा मैप देखिए, समझ आ जाएगा आपको। बाकी देखिए, गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश में है, ये चंबल रिवर पे है। ओके, सो दिस इज राइट। इंदिरा सागर ये आंध्र प्रदेश। देखो, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में नहीं है, दिस इज ऑल्सो इन द मध्य प्रदेश, और ये भी शायद चंबल रिवर पे ही है। जैसा कि मैथुन, मैथुन जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये झारखंड में है। ओके, सो क्वेश्चन का पूछा नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें ऑल नहीं आएगा, क्योंकि गांधी सागर है, तो ओनली 3 पेयर्स आर द राइट। अगर आपको थोड़ा मैप देखा है तो मैंने आप कुछ मैप्स के लाए हैं, देखो। ये देखो, ये गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, ये उसके ऊपर ही राणा प्रताप सागर है, लेकिन ये राजस्थान में है। ओके, फिर यहाँ पे कोयना है महाराष्ट्र में, ये यहाँ पे देखो तुंगभद्रा। देखो, ये तुंगभद्रा अगर यहाँ ऐसे जाती है तो इसके पहले मलप्रभा और फिर घटप्रभा और एक कृष्णा रिवर को आके ऐसे मिलती है। और इस पे है ये नागार्जुन सागर, और ये यहाँ पे तेलंगाना और कृष्णा रिवर के बॉर्डर पे है, ठीक है। सॉरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। फिर ये हीराकुड देखिए, महानदी पे, हीराकुड के बारे में यूपीएससी ने पूछा है। और ये जो है मेजर पोर्ट्स भी यहाँ पे दिया है, जैसे विशाखापट्टनम में ये डीपेस्ट पोर्ट, इसको थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यही मतलब दिया है, थोड़ा मैंने मैप्स मैप निकाले। ये भिवानी है, या गांधी सागर डैम है, गिर नेशनल, जगतसिंहपुर, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपके। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली 3। In India, which of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchment and layoffs? देखो, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का काम क्या होता है कि वो सीएफआई या डब्ल्यू मतलब सीपीआई का जो है उसका डेटा निकालते हैं मोस्टली, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट को कोई सजेशन देना हो तो उससे वो बोल देता है, लेकिन ये सारे काम ये नहीं करता। तो देखिए, डीपीआईआईटी की बात कर रहा है, इंटरनल ट्रेड। तो देखिए, ये जो है ये एफडीआई एफडीआई या ऐसे कुछ चीज़ों को प्रमोट करने के लिए करेगा, इंटरनल ट्रेड के बारे में ये चीज़ें देखेगा, तो ये ले ऑफ के बारे में नहीं देखेगा फैक्ट्रीज पे। और ये टेक्निकल मैन पावर देखो, वैसे बस मैन पावर के बारे में ये नहीं है, और हमने कभी सुना भी नहीं, तो इसका आंसर लेबर ब्यूरो है। वैसे भी लेबर ब्यूरो यूपीएससी का एक फेमस है, तो आप इसे थोड़ा सोच भी सकते हैं। फिर देखिए, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कैप्टिव कोल लैंड। देखो, मॉनिटर की बात कर रहा है, तो और एक कंट्रोल की बात कर रहा है। कंट्रोलर जो है मॉनिटर करता है। ओके, तो दिस इज राइट स्टेटमेंट, हम मान सकते हैं। फिर देखिए, इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द, एनी सोच के हमें लगता है कि ये शायद ये थोड़ा एग्जैजरेट होगा, ऐसे लगेगा हमें। फिर उसके नीचे देखिए, into that coal mining companies deliver coal to end users in the prescribed time। देखिए, ये इंश्योर करेगा इसके लिए
देखिए मैंने इसके कुछ ना निकाले हैं, इसका जो जो भी मतलब ये है काम है इसके, तो देखिए कैसा है ये। इसका काम देखिए क्या है। एक तो क्या करेगा, ले डाउन प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड है, इंस्पेक्शन करेगा, डायरेक्टिव इशू करेगा, ठीक है, एपीलेट अथॉरिटी बनेगा ये, या रेगुलेशन करेगा, सर्विलेंस करेगा। तो देखिए इसमें ऐसा कोई ये नहीं दिया है कि ये, जैसे हमने यहाँ पे बोल रहा कि इंश्योर करेगा कि डिलीवर हो जाए उसको पोल। देखो ये सारे काम करने के लिए इसके पास टाइम भी नहीं होगा। देखो वैसे भी हम इसको 4 एलिमेंट कर सकते हैं। तो तीसरा देखो दिस इज, इसमें हम 50-50 पे आ जाएंगे, लेकिन थर्ड जो है ये सही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे डिस्प्यूट जो है वो डिस्प्यूट को भी थोड़ा देखता है, डिस्पोजल ऑफ स्टॉक यहाँ पे है, तो ये डिस्प्यूट बिटवीन कंज्यूमर एंड ओनिंग, इसको भी ये देखता है, ठीक है। तो एक अपीलेट अथॉरिटी से काम करता है, तो ये सुनता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। थोड़ा देखिए, अगर ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बारे में आप थोड़ा जरा पढ़िए उनके वेबसाइट पे जाके। इफ पर्टिकुलर एरिया इज अंडर फिफ्थ शेड्यूल, दिस इज वेरी इजी, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल, ये प्रिवेंट करता है। बाकी देखिए ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है, ये तो पेशा के थ्रू हो जाएगा, ओके। फिर देखिए कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, दैट्स द रेटेड स्टेटमेंट है। फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करें, देखिए 371 में अंदर कुछ कुछ स्टेट को कुछ कुछ ना ऐसे स्टेटस दिए, लेकिन दैट इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी, ओके। और दूसरा ये है कि इंडिया में असिमेट्रिक फेडरलिज्म है, एंड दैट इज द आर्टिकल ऑफ 371 इज द एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। बाकी फैसिलिटी की बात करें, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो आप थोड़ा ऐसे देख सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली वन। फिर देखिए इंडिया सैनिटेशन कोलिशन इज प्रमोट्स जस्ट फंडेड बाय, देखते हो फंडेड बाय ये WHO, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी गलत देता है मोस्टली, और जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री भी यूपीएससी मोस्टली गलत देता है, ठीक है। तो हम ऐसे करके सोच सकते हैं कि ये दोनों गलत है, ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से भी ये दोनों गलत है। तो थोड़ा ऐसे थोड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके अंडर कौन सा, ये दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन को आपको कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, ओके। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि पीवाईक्यू देखा करो अच्छे से। यूनाइटेड नेशंस क्रीडेंशियल कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो कमिटी सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ इट। देखो सिक्योरिटी काउंसिल इन क्रेडेंशियल कमेटी की इन सारी चीजों में क्यों पड़ेगा बीच में। एक्चुअली ना ये ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हर साल ऐसे कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है जिसमें कुछ 9 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल इसमें नहीं होगा, ये इन्होंने एक्सचेंज भी किया। देखो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी ने गलत दिया है, ठीक है। फिर देखिए ट्रेडिशनली मीट्स मार्च, जून और सितंबर। देखो मार्च के बाद 3 महीने के बाद जून, जून के बाद 3 महीने के बाद सितंबर, तो फिर डायरेक्टली 6 महीने के बाद मिलेगा क्या ये? बीच में 3 महीने क्यों, क्या कर रहे हैं लोग? अगर मिलना है तो रेगुलरली मिलेंगे, नहीं मिलना है तो फिर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फिर ये स्टेटमेंट वैसे गलत हो जाएगा। देखो अगर मिलना है तो ये 3 महीने में एक बार तो हर बार मिलेंगे, तो दिसंबर में क्यों नहीं मिल रहे? थोड़ा ऐसे सोच सकते हैं। तो ये सोच हमें कंटिन्यू वहां पे रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ओनली 3 आ जाए। क्या बोला है कि क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन असेस करता है बिफोर सबमिटिंग रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली, ये वैसे भी जनरल असेंबली को रिपोर्ट करता है। देखो मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट निकाला है, इसमें से वेबसाइट में ही दिया था। क्रेडेंशियल कमिटी इज अपॉइंटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच रेगुलर सेशन ऑफ मूंगा यूएनजीए। इट कॉस्ट 9 मेंबर्स। देखो अब इस अगले बार क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कितने मेंबर्स है, क्रेडेंशियल कमेटी में 9 मेंबर्स है, और ये ना असेंबली को रिपोर्ट देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए पोलर कोड की बात की जा रही है। देखो पोलर कोड की बात की जा रही है, मतलब इसका मतलब है कि ये किसी भी एक स्पेसिफिक पोल के लिए बात नहीं कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ये नॉर्थ पोल के लिए है, तो इसको हम वैसे भी करेंगे डिलीट। फिर देखिए ये बोल रहा है कि ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन आर्कटिक काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास बचे हैं ए और सी। अभी देखो पोलर कोड अब रिसेंटली न्यूज में है, ठीक है। और ये तो बोल रहा है, जो सी ऑप्शन देखिए कि नॉर्म्स टू बी फॉलोड, साइंटिफिक जो वहाँ पे रिसर्च होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल पे। देखो साइंटिफिक रिसर्च तो कितने सालों से चल रहा है, 40 साल से। वैसे इंडिया का खुद का भारतीय मैत्री, इंड आर्क, ये सारी चीजें मतलब वैसे भी साइंटिफिक वहाँ पे कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो ये ऐसा कोड पहले ही आ जाता, ओके। तो देखिए ये भी इसका आंसर नहीं है। तो देखिए क्या है कि इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी ऑफ द शिप्स। सेफ्टी ऑफ द शिप्स क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस मेल्ट हो रहा है उसकी वजह से शिप रूट्स जो है ना वो ना अभी ओपन ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो शिप की जो सेफ्टी है ना वो इंश्योर करना बहुत जरूरी, इसके लिए ये कोड आया है। तो इसका आंसर है ओनली, सॉरी, ए। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या बोला है, इट कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर्स। ओके, जो नॉन मेंबर को ऑब्जर्वर स्टेटस देता है, जैसे IUCN,
आपने देखा होगा इसको ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस है, या ऐसे ही ऐसे कुछ बहुत सारे एनजीओ है उनको ऑब्जर्वर स्टेटस यूनाइटेड नेशन में मिलता है और वो यूएनजीए ही देता है, ठीक है। फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस, जैसे एससीओ, एससीओ को वहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस है, या ईयू को ऑब्जर्वर स्टेटस है यूनाइटेड नेशन में, तो ये भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली देता है। फिर परमानेंट ऑब्जर्वर को वहाँ पे एक मिशन मेंटेन करने का भी एक मिल सकता है, ओके। तो ये भी है, और तीनों स्टेटमेंट्स जनरल है, नॉर्मल है, तो तीनों भी सही होंगे, ओके। फिर देखिए टी बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो जैसे देखो इंडिया में टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, जूट बोर्ड है, ओके। और ये किस लिए होता है? मोस्टली एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए होता है, ओके। इंडिया को फॉरेक्स मिल जाए, थोड़ा एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ जाए, इसलिए होता है। तो देखिए ये टी बोर्ड है स्टैट्यूटरी बॉडी, यस ऑफ कोर्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, टी बोर्ड एक्ट के तहत बनाया है इसको। देखिए रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, देखो मिनिस्ट्री रॉन्ग देता है यूपीएससी, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री है? एमसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वही जो है वो एक्सपोर्ट के लिए चीजें देखता है। अगर आपने कोई भी एक्सपोर्ट वाला देखा होगा तो वो एमसीआई के अंडर ही आएगा, कोई स्कीम हो, कोई बोर्ड हो, ठीक है। तो फिर देखिए टी बोर्ड का जो ऑफिस है वो ये बोल रहा है कि बेंगलुरु में है। जैसे हमने देखा टी आसाम में सबसे ज्यादा है, और कॉफी कर्नाटक में है, तो कॉफी बोर्ड होगा ना यहाँ पे, अगर लॉजिकली देखा जाए, ठीक है। तो थ्री गलत है, थ्री गलत हुआ, ओके। टू गलत हुआ, तो हमारा आंसर 1 और 4। तो इसके जो है ऑफिस दुबई और मॉस्को में है। देखो हमें अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है तो ऐसे ऐसी जगह पे हमें ऑफिस भी इसके खोलने पड़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? जैसे आपने व्हाइट वॉशिंग सुना होगा। व्हाइट वॉश क्यों करते हैं हम? क्योंकि गंदगी छुपाने के लिए, ठीक है। व्हाइट वॉश करके हम बोलते हैं कि यार देखो वहां पे गंदगी, तो हम इसको ये करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही ग्रीन वॉश है कि हम बस वो फेक दिखावा करने के लिए चीजें ये, इस देखो कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनी प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड। इसे बस दिखाना कि हम, और बस उसके एक ग्रीन ऐसा ये दिखाना कि हाँ हमारे ग्रीन प्रोडक्ट्स है ये वो, लेकिन ऐसा एक्चुअली कुछ होता नहीं। तो इसका आंसर ये होगा। बाकी देखो नॉन इंक्लूजन ऑफ द इकोलॉजिकल कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो ऐसा कुछ नहीं है। फिर इग्नोरिंग द डिजास्टर्स इकोलॉजिकल कॉस्ट अंडरटेकिंग डेवलपमेंट, इसके लिए तो जो यूनाइटेड नेशन जो कॉप जो है वो, सॉरी, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मिलते हैं इसके लिए। मार्किंग मैंडेटरी, ऐसे मैंडेटरी बोल के ये गलत हो सकता है। प्रोविजंस फॉर द इन्वायरमेंटल कॉस्ट नहीं है, ऐसा कुछ ही, इसका आंसर है ए। फिर देखिए हाई क्लाउड्स, देखो दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछा है, 2021 में पूछा था। देखो मैं आपको ये बताता हूँ, याद रखिए कभी भी, ये जो अर्थ है ये है हाई क्लाउड्स, ये है लो क्लाउड्स, ठीक है। क्या होता है ना कि जो लो क्लाउड्स है वो मोस्टली रिफ्लेक्शन में लगे हुए होते हैं, ठीक है। जो भी अर्थ के जो, सॉरी, सन के जो रेडिएशन आता है उसको पहले ऊपर से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और जो हाई क्लाउड्स है वो क्या करते हैं कि जो अर्थ से जो रेडिएशन होता है, अर्थ से जो रेडिएशन वापस जाते हैं जो लॉन्ग वेव में, उसको एब्जॉर्व करते हैं। तो जो हाई क्लाउड्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार्मिंग ऑन द अर्थ, लो है फॉर द कूलिंग ऑन द अर्थ। ये हमेशा याद रखिए, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ बोल रहा है कि हाई क्लाउड्स कूलिंग के लिए होता है, नहीं, ये लो क्लाउड होगा। और लो क्लाउड बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, इससे वार्मिंग का होता है। मैंने यहाँ पे स्वैपिंग किया है, अगर आपको थोड़ा अगर थोड़ा अगर नॉलेज होगा आपको इसको, थोड़ा इस समझ आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू। फिर देखिए बीडीबीडी इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन द नॉर्थ वेस्टर्न केनिया, ओके, ये फैक्ट है। सम पीपल लिविंग इन बीडीबीडी, ठीक है, ये साउथ सुडान से एक भी अगर इंसान वहां पे रहने गया तो ये सही हो जाएगा। फिर देखिए सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन द सोमालिया लिव इन दबा ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया। वही बोल रहा ना, एक भी अगर बंदा वहां पे रह रहा हो तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। और पहला वाला है बहुत ही फैक्चुअल है, इसको ये रॉन्ग हो सकता है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। तो देखो ये सम ही है, एक जनरल स्टेटमेंट बन जाता है। बाकी जो ऊपर का जो, और वैसे भी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दिया नहीं है, हमें कौन सा तो निकालना है, तो आप कौन सा निकालोगे, तो सोचिए उसके बारे में। फिर देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टर्किक स्टेट, देखो ये बहुत ही ऐसा पूछा था यूपीएससी ने कि हमने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं होता, ओके। तो बट हमें सोच सकते हैं कि टर्किक स्टेट मतलब ये टर्की का कुछ तो ऑर्गन, मतलब एक इनिशिएशन होगा, ओके। और अगर आपको पता है कि टर्की और अर्मेनिया ये दोनों फ्रेंड्स नहीं है, अगर आपको थोड़ा जियो पॉलिटिक्स के बारे में अगर पता है, ठीक है, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो नगर्नो कराबाख के बीच में जो चलता है, उसमें टर्की जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट करता है, ना कि अर्मेनिया को।
ओके, तो इसमें जहाँ पे भी अर्मेनिया है हम कट कर सकते हैं। बाकी देखिए अजरबैजान ये तो उसका फ्रेंड है ही, तो इसमें टू तो आएगा ही। ओके, तो वैसे तो आंसर आ गया है, बट स्टिल देखिए मतलब ऐसे हमें निकालना आना चाहिए। क्रोएशिया और रोमेनिया, देखो रोमेनिया, देखो क्रोएशिया का कोई भी कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्रोएशिया तो वहां पे अगर आपने देखा होगा कि जो एड्रियाटिक सी है उसके कोस्ट में, और उसका और टर्की का कुछ रिलेशन नहीं है, और वहां तक टर्की का कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस हो हमें अगर हम रिलीजन के बेसिस पे भी देखें तो टर्की जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है और क्रोएशिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, ठीक है। और अगर बट यहाँ पे अजरबैजान और ये जो उज्बेकिस्तान है ये भी थोड़ा मतलब एक मुस्लिम कंट्री, तो हम ऐसा ऐसा भी सोच सकते हैं कि थोड़ा यार इनके बीच में थोड़ा अच्छे रिलेशंस होंगे। तो देखो इसको ऐसे थोड़ा हमें डील करना पड़ेगा। फिर देखिए गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, गुजरात में सोलर पार्क लार्जेस्ट है बोल रही है। केरला हैज अ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वही जो कोची का आया था न्यूज, ठीक है। आपने अगर कोची का 2022 का न्यूज खोल के देखा तो उसमें देखेगा कि कोची बिकेम द फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और थर्ड वैसे भी गलत हो जाएगा। गोवा में बोल रहा है कि ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग, देखो गोवा में नहीं करेंगे, ठीक है। गोवा में तो हम क्या करते हैं, टूरिज्म जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, बाकी सारी चीजें जैसे कोस्ट में दूसरी जगह पे हो जाएंगी ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे निकाला है कुछ इन्फॉर्मेशन, देखो भाडला सोलर जो पार्क है राजस्थान का, दिस इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क है, ठीक है। ये जो गुजरात में नहीं है, rather ये राजस्थान है। दूसरा है कि ये रामगुंडम जो तेलंगाना का जो है, तेलंगाना, वो दिस इज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर नाउ फुल्ली ऑपरेशनल, ये लार्जेस्ट है रामगुंडम, ठीक है। तो ये गुजरात भी रॉन्ग है और दूसरा गोवा भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओनली टू। तो देखो थोड़ा आपको यहाँ पे लॉजिक, थोड़ा नॉलेज, ये सब यूज करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, देखो अ कोस्टल स्टेट हैज अ राइट टू इस्टेब्लिश, कोस्टल स्टेट में तो यहाँ पे स्टेट नहीं है ये ना, स्टेट मतलब एक ब्रॉडर सेंस से बात कर रहा है, वो ब्रॉडर मतलब इंडिया एज अ स्टेट ऐसी बात कर रही है, ठीक है। यहाँ पे नॉट 12 नॉटिकल माइल तक हम इसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, ओके, दिस इज राइट। The ships of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage. If you know, India gives innocent passage to किसको, लैंडलॉक्ड कंट्री को, जैसे नेपाल या भूटान को एक हमने इनोसेंट पैसेज दिया है, और ये कोलकाता पोर्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। कलकत्ता का जो हल्दिया पोर्ट है वो ये लोग यूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इनोसेंट पैसेज, दिस इज ऑल्सो राइट। और 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसके आगे नहीं होता, उसके आगे क्या होता है, ओपन सी। और वहां पे जो सारे ओपन सी वाले जो ट्रीटीज है उसके सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबोव। नेक्स्ट, और देखिए यहाँ पे टर्की स्टेट का मैंने निकाला था, ये टर्की है, ये अजरबैजान है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अर्मेनिया, ये जॉर्जिया, और ये देखो तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान ये टर्की स्टेट के पार्ट नहीं है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है और कजाकिस्तान है। और यहाँ पे है जो नगार्नो काराबाख, और यहाँ पे इनका जो कंफ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। बाकी देखिए ये जो पार्ट है वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बोला, इसके बारे में थोड़ा देखिए वेस्ट एशिया के बारे में। जैसे यहाँ पे एड्रियाटिक जो सी है, देखो यहाँ पे क्रोएशिया है, ठीक है। ये क्रोएशिया और टर्की देखिए, इतना ये बल्गेरिया सर्बिया सब कुछ यहाँ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ओके। ये एड्रियाटिक सी है, इसके बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है। ये है एजियन सी है, ये आयोनियन सी है, और यहाँ पे ये इटली का आइलैंड है, यहाँ पे ये माल्टा है, यहाँ पे साइप्रस है। थोड़ा ना इसको मैप को आप देख लीजिए अच्छे से, ओके। जैसे पिछली बार यूपीएस ने यूक्रेन का भी पूछा था कि ये बेलारूस के बारे जगह उन्होंने कुछ तो दूसरा ही कुछ तो डाला था, ओके। तो ऐसा होगा, ठीक है। बल्गेरिया, यहाँ पे बल्गेरिया, बल्गेरिया तो यहाँ पे नीचे है, ठीक है, बल्गेरिया उसको नहीं है। तो देखिए आप थोड़ा ना मैप थोड़ा अच्छे से देखिए। फिर देखो क्या बोला है यहाँ पे, सेनकाकू आइलैंड, आई थिंक यू मस्ट नो अबाउट सेनकाकू आइलैंड, दिस इज द कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन बिटवीन जापान एंड चाइना, ओके। यहाँ पे बोल रहा है कि आर्टिफिशियल आइलैंड चाइना का ऐसा कुछ भी नहीं है, चाइना जापान के बीच में डिस्प्यूट है, यही इसका आंसर है, ठीक है। परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस नहीं है, परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस, दे वांट टू इंक्रीज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नो मैंस लैंड डिक्लेयर किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज चाइना एंड जापान के बीच में सेनकाकू है, और कुरिल जो आइलैंड है वो रशिया और चाइना जापान के बीच में, जैसे यहाँ पे देखिए ये सेनकाकू आइलैंड है जापान और चाइना के बीच में, दिस इज एक कॉन्टेंशियस इशू है, सेम यहीं पे वो दिखाया है। फिर देखिए दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस वन डिफिकल्ट, भी अब देखो इसमें बस हम एक लिमिट कर सकते हैं, जैसे चढ़ जो है सेटिंग अप ऑफ द परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना, ये तो जिबूटी है ना,
जिबूटी में जो है वहाँ पे परमानेंट मिलिट्री बेस है चाइना का, नहीं कि चड में। तो हम ऑल ऑफ द फोर ये निकाल सकते हैं, बाकी इसमें से हमें चूज कर सकते हैं दूसरा। तो ऑल ऑफ द फोर निकालो, जो ओनली वन पेयर भी निकालते हैं, एक्सट्रीम एक्सट्रीम तो निकाल सकते हैं, बाकी इसमें से जो करना है आप कर सकते हो। लेकिन इसका जो आंसर है ओनली 3 है। लेकिन एग्जाम कंडीशन के टाइम पे दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको चूज करना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा वहाँ पे। फिर देखिए ये जो पूछा वाला क्वेश्चन है, कैटालोनिया कहाँ पे है? इटली में है, स्पेन है। यहाँ पे देखो स्वैप करने की कोशिश की है, तो ये दोनों गलत होंगे, ठीक है। फिर देखिए एनाटोलिया प्लेटू टर्की, हम पढ़ते हैं इसको, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और अमरा इथियोपिया। देखो इथियोपिया के बारे में मतलब नेक्स्ट 2023 में पूछा यूपीएससी में क्वेश्चन, जो टिग्रे जो है, टिग्रे इथियोपिया में है, उसके बारे में वहां पे भी उन्होंने स्वैपिंग किया था। तो ये यूपीएससी की एक आदत है इसे करने की, और हमें इसको पकड़ना है, ठीक है, वहां पे अच्छे से डील करना है इस चीज को। तो इसका होगा ओनली 2 पेयर्स। थोड़ा लॉजिकली भी सोचिए, नॉलेज का भी यूज करिए, ओके। फिर देखिए क्या क्या बोला है, इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वाइल्ड एनिमल सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट अगर होते, तो जो हाथी को बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि हाथी को खुद भी ओन करते हैं लोग, तो ये गवर्नमेंट की ओनरशिप कहाँ हो गई? तो सोल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होते, ठीक है। तो ये जो है दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो बहुत बार ना वाइल्ड स्टेटमेंट होता है, लेकिन लोग उसको ना डोमेस्टिकेट भी करते हैं, ओके। इस वजह से दिस इज नॉट अ सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। फिर देखिए अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर द इक्वल प्रोटेक्शन वेदर आउटसाइड किंवा आउटसाइड और प्रोटेक्टेड एरिया में, ओके। सो दिस इज राइट। अगर इसको कभी किसी को अगर हमने प्रोटेक्टेड घोषित किया तो वो सब जगह पे प्रोटेक्टेड ही होगा, उसको हार्म नहीं कर सकते, ओके। तो देखिए एप्रीहेंशन ऑफ द प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। अगर आपने 2-3 साल में कोई अगर न्यूज देखा हो, तो एक महाराष्ट्र में एक ताडोबा जो टाइगर रिजर्व है, वहां पे एक टाइगर मैन ईटर बन गया था, ओके। तो उसको मारने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दिया था, तो उस वजह से बहुत कुछ कंट्रोवर्सी हुई, और इसी वजह से ये स्टेटमेंट डाला है। क्या है देखिए, अगर कोई टाइगर मैन ईटर बन गया है तो वो सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि उस टाइगर को या किसी भी एनिमल को मार दे, ओके। दिस इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड टू किल दैट पर्सन, दैट एनिमल। तो ये भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर होगा ओनली 2। तो थोड़ा न्यूज को भी आप फॉलो किया करिए। फिर देखिए सर्टन स्पेसीज ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन फॉर कल्टीवेटर्स ऑफ द फंजाई। देखो फंजाई का कल्टीवेटर, देखो अगर ऐसा इसमें इसमें ना कुछ ऐसा एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। एक हम क्रैब कर सकते हैं, ये पानी में रहते हैं थोड़ा, तो वहां पे थोड़ा फंजाई का डेवलपमेंट शायद नहीं करते होंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं। बाकी देखिए ये तीनों उतने ही मतलब दावेदार है आंसर्स के, बट इसका जो आंसर है एंट है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको एग्जाम कंडीशन में इसको स्कीप करना पड़ेगा, या आप थोड़ा अपने गट्स पे खेल सकते हो यहाँ पे, ओके, आपके नॉलेज पे खेल सकते हो। मुझे तो ऐसा कोई इसमें एलिमिनेशन टेक्निक नहीं मिली इसमें, ओके। फिर देखिए अशोका के मेजर एडिक्ट्स, लोकेशन ऑफ द स्टेट, ओके। देखो धौली जो है आई थिंक एवरीवन नो अबाउट ओडिशा, हीराकुटी है आंध्र प्रदेश में, चौगाड़ा ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये ओडिशा में है। बाकी कलसी जो है वो कर्नाटक में नहीं है। देखिए मैं ऊपर ये देखो कलसी जो है वो उत्तराखंड में, दिस इज द ओनली मेजर एडिक्ट इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में एक अकेला है जो मेजर एडिक्ट है। बाकी देखिए दिल्ली, टोपरा, मीरठ, लौरिया, नंदनगढ़, कौशाम्बी, ये सारे जो है वो मतलब ये पिलर एडिक्ट्स है, ओके। बाकी देखिए गिरनार, सोपारा, गिरनार तो गुजरात में है, सोपारा महाराष्ट्र में है, सन्नाटी कर्नाटक में है, अमरावती ये आंध्र प्रदेश में है, और येरागुड़ा भी आंध्र प्रदेश में है, और जौगाड़ा और धौली दोनों ओडिशा में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कलशी इज नॉट इन कर्नाटक, इट इज इन द उत्तराखंड, उत्तराखंड में है कलशी, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो इसका आंसर होगा ओनली 2 पेयर्स। तो देखिए थोड़ा मैप देखने से भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, और ये सारे एनसीईआरटी वाले वो मैप मैंने वहां पे दिया था, ओके। फिर देखिए नानुक्का, जय शक्ति, नागभट्ट, भोज। तो देखिए इनका अगर आपको पता है तो ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए नानुका जो है वो चंडेला रूलर था, जय शक्ति भी चंडेला रूलर था, नॉट अ परमारा रूलर, ओके। तो ये गलत है। नागभट्टा जो है वो गुर्जर प्रतिहारा है, ठीक है। एंड भोजा है राष्ट्रकूट नहीं है, भोजा जो है वो परमारा का है। देखो मैंने इनके जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऊपर दिए है, मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ से देख लीजिए। देखिए नानू का जो है कि चंडेला है, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं उसके बारे में।
मतलब ये कहाँ पे था चंडेला रूलर? देखो जेजा भक्ति रीजन मध्य प्रदेश में, अभी का बुंदेलखंड रीजन में था ये। फिर जय शक्ति जो है वो चंडेला था वो भी, ठीक है। भोज जो है वो परमारा है, देखिए भोज इज परमार डायनेस्टी, ठीक है। और उसका टाइमलाइन थोड़ा देखिए। फिर क्या बोला इन्होंने, नागभट्ट। देखो नागभट्ट जो है वो सॉरी, नागभट्ट का देखिए, वो जो है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, ठीक है। ओके, तो देखिए इस ऐसे भी आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका आंसर है ओनली 2 पेयर्स। तो थोड़ा इस बार भी ना थोड़ा क्रोनोलॉजी देख के जाइए, और थोड़ा ये जो है ना जो रीजन देखिए, जैसे मैंने बोला कि नानू का जो चंडेला वो बुंदेलखंड रीजन में है, तो ऐसे भी पूछ सकते कि यहाँ पे अगले साल ना ऐसे चंडेला करके यहाँ पे आ जाएगा कि बुंदेलखंड, या वो दूसरा विदर्भ कुछ तो डालेंगे, जैसे देखो शिरडी को विदर्भ में डाला था एक बार। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। फिर देखिए संगम लिटरेचर के बारे में क्या सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस ऑफ द मटेरियल कल्चर। मतलब संगम पोएम में कोई भी मटेरियल कल्चर के बारे में बोला नहीं है क्या? कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। अगर एक भी वाक्य उसमें लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पीरियड, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। संगम पोएम हम नो रेफरेंस, नेगेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ऑफ वॉरियर एथिक, वॉरियर एथिक के बारे में कहीं तो बोला होगा। वैसे मतलब पांड्या चोलास और उसमें वार तो होते ही थे। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज अ इरेशनल। देखिए मैजिकल फोर्सेस को आज भी इरेशनल नहीं माना जाता, अगर आपने देखा होगा तो उस टाइम पे ये मैजिक इरेशनल मानना, दिस इज एग्जैजरेशन, ठीक है। ये ऐसे ही बनाया गया है। इसका आंसर है बी। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति। निजामुद्दीन पानीपति से ये उन्होंने उसने ट्रांसलेट किया है। देखो ये कौन करेगा, जो सेक्युलर राजा होगा वही ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए औरंगजेब को हम निकाल सकते हैं। शाहजहां ने तो मोस्टली ताजमहल और ऐसे ही लाल जो रेड फोर्ट है यही इसमें ही उसको ज्यादा टाइम गया। हुमायूं को इतना ज्यादा टाइम मिला ही नहीं है, लेकिन अकबर एक तो सेक्युलर राजा भी था, उनको इसमें ना एक इंटरेस्ट भी था इन सारी चीजों में। ओके, तो इसका आंसर है अकबर। The world's second tallest statue in sitting pose of Ramanuj was inaugurated by the Prime Minister of India at हैदराबाद। देखो हैदराबाद में है सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ रामानुज, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखिए। क्वेश्चन क्या पूछा कि रामानुज ने क्या बोला था, क्या टीचिंग है। देखिए उन्होंने बोला कि वेदास आर इटर्नल, सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड ओनली अथॉरिटेटिव। कितना एक्सैजरेट करने की कोशिश की है इसमें। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और ऐसा उन्होंने उन्होंने कुछ माना भी नहीं। एक्चुअली रामानुजा को वेदा के बारे में उन्होंने इतना कुछ बोला भी नहीं है, ठीक है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स वेर इसेंशियल मीन्स फॉर द हाईएस्ट ब्लिस। तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, लेकिन वो रामानुजा ने नहीं बोला है, ठीक है। जरा देखिए, सैल्वेशन टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन। ऊपर बोला कि सैल्वेशन थ्रू डिवोशन। तो देखिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है या डिवोशन इंपॉर्टेंट है? और ये भक्ति मूवमेंट की बात हो रही है। उस टाइम तो बोलते थे कि डिवोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गॉड के प्रति अपना जो आत्मसमर्पण है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सैल्वेशन है, ये डिवोशन के थ्रू आएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है इसका आंसर, बाकी नहीं है, ठीक है। इसका देखो ये बी और सी को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इस दोनों में आपको चूज करना थोड़ा सोचना पड़ेगा कि टाइमलाइन क्या था, उसमें इंपॉर्टेंस क्या था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वरावल, ठीक है। तो इसमें सोमनाथ टेम्पल के बारे में पूछा है। सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग। यस, हमें पता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। गुजरात में शायद 2 ज्योतिर्लिंग है गुजरात में। फिर देखिए, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल बेरूनी। देखो हमें पता है कि सोमनाथ टेम्पल को मोहम्मद गजनी ने 17 बार लूटा है, ठीक है। तो इससे समझ आ सकता है कि अल बेरूनी भी उस टाइम उसके बाद ही आया था, तो उसने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा इसके बारे में, तो हम ऐसा सोच सकते हैं। और देखिए प्राण प्रतिष्ठा में सोना टेम्पल यस राधा कृष्णन जी ने किया था। देखो पढ़ते ही हमें लगेगा कि ये आंसर सही है, या ऐसा कुछ तो है, यार ये हो सकता है, ऐसा हमें लग सकता है, लेकिन दिस इज रॉन्ग। क्योंकि ये क्यों रॉन्ग है, अगर आपको थोड़ा हिस्ट्री पता है तो जिस टाइम इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उस टाइम जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्राइम मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा ना वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हुई थी, थोड़ा बहस हुई थी इसके बीच में। तो उस टाइम ना राजेंद्र प्रसाद इसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए थे, ना कि पंडित नेहरू। तो ये स्टेटमेंट गलत है, उसको आप याद रखिए। तो इसका आंसर होगा
1 एंड 2। तो थोड़ा इसको आपको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, बी और टी सेल का उन्होंने पूछा कि क्या रोल है। देखो, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वायरमेंटल एलर्जीज, एलर्जी से बचाने के लिए ये बी और टी सेल, क्योंकि ये तो सेल्स में होते हैं, ये एलर्जी से बचाने के लिए क्या ही काम करेंगे। ओके, फिर देखो बॉडी पेन, फिर एक्सटर्नल चीजों की बात कर रही है, तो ये दोनों तो हम वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर बोला कि इम्यूनो सप्रेसेंट्स इन द बॉडी, देखो इम्यूनिटी जो हमारी पावर है उसको कम करते हैं बोल रही है, ऐसा नहीं है। बी और टी सेल से ही हमें इम्यूनिटी पावर मिलती है, ठीक है। एक जो एंटीजेंस क्रिएट होने के लिए काम करते हैं, दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट स्टेटमेंट। देखो, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस, देखो पैथोजन जैसे कोरोना वायरस, उसके खिलाफ अगर एंटीजन क्रिएट करना है तो बी एंड टी सेल्स काम आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। तो आपको थोड़ा अगर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा पता है तो आपको ये वैसे भी इजी हो जाएगा आंसर। अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। देखिए, नेचर में सब कुछ है, नेचर में तो नैनो पार्टिकल से भी नीचे है, जैसे न्यूट्रॉन जिसको हम देख भी नहीं सकते, ठीक है, न्यूट्रिनोज जिनको मास भी नहीं है। तो देखो मतलब ये चीजें हैं, ठीक है, तो नैनो पार्टिकल कैसे नहीं होंगे नेचर में। दिस इज वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। देखिए, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द, देखो सम मेटल ऑक्साइड यूज, सम मेटल कमर्शियल प्रोडक्ट्स इंटर इनटू एनवायरनमेंट, अनसेफ फॉर द ह्यूमंस। हमें तो पता है बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 एंड 3। फिर देखिए, डीएनए बारकोडिंग, देखो बारकोडिंग हम क्यों करते हैं, देखो कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो उसमें ना ऐसे बारकोडिंग मिलता है, उसको स्कैन करने के बाद हम शॉप में से लेते हैं उसको, जैसे कहीं पे भी हम मॉल में गए तो वो चीजें देते हैं। देखो एसेस द एज, बारकोडिंग से एज पता चलता है क्या? बारकोडिंग से तो आइडेंटिफिकेशन होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट कौन सा है, उसमें ऐसा तो कभी लिखा नहीं होता कि इसकी एज क्या है या कब प्रोडक्शन, इसको इसका प्रोडक्शन कब हुआ है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। और ये ना प्लांट और प्लांट के लिए होता है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी ऐसा एक टेक्निक है, उससे उसका एज निकालते हैं, और बाकी सारे रिंग जो है उसको मतलब ये करना, ट्रीज के जो रिंग है ट्री रिंग्स, तो ऐसा कोई डीएनए बारकोडिंग नहीं होता उसका। डिस्टिंग्विश, देखो यही तो है डिस्टिंग्विश अमंग स्पेसीज, देखो प्रोडक्ट सेम है लेकिन हर एक पे ना अलग अलग बारकोड होता है, ठीक है, तो वो इसको डिस्टिंग्विश करता है कि दूसरे प्रोडक्ट से। यस, आइडेंटिफाई अंडर अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन द प्रोसेस्ड फूड्स, ऑफ कोर्स डीएनए बारकोडिंग से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 इज गलत, इसका आंसर 2 एंड 3 हो जाएगा। तो देखो एक ही गलत है, बाकी 2 सही है। फिर देखिए, ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एसिड रेन क्या किससे किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होता, ओजोन से नहीं होता, तो ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और पीवाईक्यू को हमें कभी भी गलत नहीं करना है। ओके, इसलिए पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करना है, उनको याद करने हैं चीजों को, और कैसे क्वेश्चन पूछते थोड़ा पैटर्न देखना है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि वीडियोज ना आप पूरा देखा करिए, वीडियोज पूरा देखने के बाद ही आपको समझ आ जाएगा कि हम ना ट्रिक्स कैसे यूज कर रहे हैं या नॉलेज को कैसे यूज कर रहे हैं, या अगर हमें पता भी नहीं है तो हम थोड़ा कैसे सोच रहे हैं इस चीजों के बारे में। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 2022 का जो पीवाईक्यू हमारा वो खत्म हो जाता है उसका एनालिसिस। इसके बाद हम 2021-20 ऐसे लेते रहेंगे, लेकिन आपको ना मेरे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देगा वीडियोस निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बी सेफ, पढ़ाई करते रहिए, अभी बहुत नज़दीक आया है जो डी डे है, तो अभी 30 दिन बचे 2024 के प्रीलिम्स के लिए, तो आप करते रहिए, और कुछ क्वेरीज हो तो यू कैन फ्री टू आस्क। और ये जो पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी मतलब टेलीग्राम पे जो अपना है ये सॉल्व वाला, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ओके, और ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।